नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में 9वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 9वें चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 8वें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आधे अंक का होगा। एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होगा। एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी यहां से पूछा जाएगा जो कि 1.5 अंक का होगा। यहां से एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाना है जो कि 4 अंक का होगा। इस निबंधात्मक प्रश्न के साथ में यहाँ पर आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, तो दोनों में से एक क्वेश्चन करने की आपके पास में चॉइस रहेगी। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 7 अंक के होंगे। क्लियर विद्यार्थियों? यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन के अंदर हमें उत्तल दर्पण दे रखा है। और विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होती है, दोनों ही पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में होगी। हम एक रिलेशन जानते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य एफ बराबर होता है r/2। तो यहां से r बराबर आ जाएगा 2f। तो 2 f की वैल्यू हमारे पास में है 14 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में प्लस में 28 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपूर्णांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में 1.47 अपूर्णांक वाला एक लेंस है। जैसे ये हमारे पास में कोई लेंस है, कांच का बना हुआ है, जिसका अपवर्तनांक हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है n बराबर 1.47। क्लियर? अब इस लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डाल दिया जा रहा है। ये हमारे पास में एक पात्र है और ये द्रव से भरा हुआ है, इसके अंदर कोई द्रव मौजूद है। और जब इस लेंस को यहाँ पर डाल दें, इस द्रव के अंदर डाल दें, तो ये अदृश्य हो जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब इस द्रव का अपवर्तनांक और इस कांच का जो अपवर्तनांक है या जो लेंस का जो अपवर्तनांक है वो दोनों बराबर हो। कांच का, या हम कह सकते हैं ये जो लेंस है उसका अपवर्तनांक दोनों सेम होंगे, तो उस स्थिति के अंदर जो लेंस है वो दिखना बंद हो जाएगा। और कांच का अपवर्तनांक हमें इस क्वेश्चन के अंदर 1.47 दे रखा है, तो इससे द्रव का अपवर्तनांक भी उसी के ही बराबर होगा। 1.47 द्रव का अपवर्तनांक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 है एवं इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC है, तो n12 व IC के मध्य सही संबंध क्या है?
तो यहाँ पर विद्यार्थियों सघन माध्यम है वो 1 है, विरल माध्यम 2 है, और 1 के सापेक्ष 2 का जो अपूर्णांक है, 2 के सापेक्ष 1 का अपूर्णांक हमें इस क्वेश्चन में n12 दे रखा है। स्नेल के नियम से हम जानते हैं, देखिए स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/2 क्रांति कोण की स्थिति में क्रांतिक कोण के लिए जो आई का मान है, आई की जो वैल्यू है वो जब आई सी के बराबर होती है, क्रांतिक कोण के बराबर होती है, तो आर बराबर हो जाता है 90 डिग्री। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाती है। विद्यार्थियों यहां से हम देखेंगे इस स्नेल के नियम में इसको हम पुट कर दें तो साइन आई, तो आई का मान तो है आई सी, आर का मान हमारे पास में है 90 डिग्री, और n21 के बराबर होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? इससे हम देखिए विद्यार्थियों इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, 1 में n12 भी इसको लिख सकते हैं। तो साइन आई सी बराबर हमारे पास में आ गया n1/n12, और n12 बराबर आ गया 1 साइन आई सी, जो कि ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता प्लस 2.5 डायप्टर है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर उत्तल लेंस दे रखा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और जो क्षमता है दोनों ही धनात्मक होती है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसकी क्षमता दे रखी है P बराबर प्लस 2.5 डायप्टर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसकी फोकस दूरी पूछी गई है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में हम एक रिलेशन जानते हैं, P बराबर 1/f, तो f बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1 P। यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.5 का यहाँ पर हम भाग लगा देते हैं, तो ये आ गया 10/2.5, तो 2.5 से पॉइंट हटाया तो 10/25 आ गया। यहां से इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये आंसर आ गया सेंटीमीटर में, पहले ये मीटर में था। तो यहां से अपने पास में कैलकुलेशन करेंगे तो फोकस दूरी का मान प्लस में आएगा 40 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए स्नेल के नियम से ही इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n21 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हम स्नेल के नियम से क्या पुट कर सकते हैं, n21 जिसको हम n2 में n1 लिख सकते हैं, जो कि बराबर होता है C1 में C2। तो हमें यहाँ पर जो प्रकाश की पहले माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो दे रखी है, पहला माध्यम वायु है जिसका अपूर्णांक 1 है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि n1 बराबर हमें 1 दे रखा है, n2 बराबर हमें क्वेश्चन के अंदर 1.5 दे रखा है। इसके अलावा पहले माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और C2 यहाँ पर हमें पूछा है। सबकी एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1.5/1 बराबर C1 की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸। C2 का मान हमें यहाँ पर पूछा है, तो C2 बराबर अपने पास में आ जाएगा 3 × 10⁸ यह आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो लेंस जिनकी शक्तियां +4 डायप्टर और -2 डायप्टर है संपर्क में रखे हुए हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या है?
तो विद्यार्थियों यहां से आप ध्यान देंगे कि दो लेंस एक दूसरे के साथ में संयोजित करके रखे हुए हैं। पहले लेंस की जो शक्ति है वो प्लस में 4 डायोप्टर हमें दे रखी है। दूसरे लेंस की जो शक्ति है P2 बराबर माइनस में 2 डायोप्टर दे रखी है। हमें इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हम तुल्य संयोजन की क्षमता पहले ज्ञात कर लेते। तो P बराबर आ जाएगा अपने पास में P1 प्लस P2, 4 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 2 डायोप्टर। हमें फोकस दूरी पूछिए तो F बराबर होता है 1/P। तो यहां से P की वैल्यू रख दीजिए 1/2। तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर में। और यदि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा आपके पास में 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर है। तो इस संयोजन की क्षमता क्या होगी? देखिए हमें दो पतले लेंस दे रखे हैं। पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमें माइनस में 40 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें संयोजन की क्षमता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहले हम संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से 1/f1 की वैल्यू है 25, f2 का जो मान है वो है माइनस में 40। तो यहाँ से हमारे पास में लघुत्तम आ जाएगा 200। 200 के अंदर 25 का भाग लगाएंगे 8 -5, तो यह आ गया 3/200। F बराबर अपने पास में आ चुका है 200/3। ये आ गया सेंटीमीटर में। और ये आ गया 2/3, 2/3 मीटर में। क्लियर? यहां से अब आप ध्यान देंगे हमें P ज्ञात करना है। तो P बराबर होता है 1/f। F की वैल्यू हमारे पास में 2/3। तो P बराबर आ गया है 1.5 डायोप्टर। तो 1.5 जो डायोप्टर है विद्यार्थियों, ये जो आंसर है वो ऑप्शन में पहले था नहीं, अब मैंने इसको ऑप्शन में डाल दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो देखिए स्नेल का नियम हमें क्या कहता है? स्नेल के नियम से आप देख सकते हैं क्रांति कोण की परिभाषा से। देखिए क्रांति कोण की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाएगा। कि जब I का मान है वो IC के बराबर होता है तो उस स्थिति के अंदर R का जो मान है वो 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आप इसको एक डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास में एक सघन माध्यम है और यहाँ पर ये हमारे पास में एक विरल माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है और I का मान जब IC के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में R का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दूरदर्शी की। तो दूरदर्शी में क्या होता है कि जो विभेदन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आप या तो लेमड़ा को चेंज करें, लेमड़ा कम करें, या जो अभिदर्शक है उसका डी मतलब उसकी द्वारक का जो मान है वो बढ़ाएं।
तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अभिदर्शक का द्वारक है वो बड़ा बनाया जाना चाहिए। वैसे विभेदन क्षमता वाला जो टॉपिक है वो अब सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी विद्यार्थियों ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक दूरदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो देखिए किसी भी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी है वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अलावा जो नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें आवर्धन क्षमता पूछा गया है जो कि एफ ओ अपॉन में एफ ई के बराबर होती है। तो यहाँ से एफ ओ का मान हमें दे रखा है 100, एफ ई का मान दे रखा है 5, तो माइनस में 20 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। देखिए क्या क्या विशेषताएं होती है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में। उत्तल दर्पण के लिए कि जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव आभासी बनेगा। सभी स्थितियों के अंदर जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्लियर? इसके साथ में जो प्रतिबिंब है वो सीधा होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आकार में यहाँ पर छोटा होगा, आकार में छोटा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। फिर देखें वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब बनता है छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अवतल लेंस से भी यहां पर आप ध्यान देंगे कि अपने पास में अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण से भी देखो इससे भी हमेशा प्रतिबिंब जो बनेंगे वो छोटे ही बनेंगे। अवतल दर्पण से एक स्थिति के अंदर प्रतिबिंब आभासी बनेगा और वो बड़ा बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा। और कौन सी स्थिति में बनता है? जब वस्तु एफ व पी के मध्य रखी हो। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य होती है, तो उस स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है से 40 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अवतल दर्पण हमें यहाँ पर दे रखा है। और विद्यार्थी मैं आपको क्लियर कर दूं कि चाहे आप कोई सा भी दर्पण या लेंस क्यों लें, उनके लिए बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यू का जो मान है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, नेगेटिव में ही है। इसकी फोकस दूरी भी सदैव नेगेटिव होती, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर है। हम वी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। दर्पण के लिए हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस सॉरी 1/u प्लस 1/v। देन यहाँ से 1/v इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 1/f माइनस 1 में u। f की जो वैल्यू है वो है माइनस में 20, u का जो मान है वो है माइनस में 40। तो यहाँ पर अपने पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस में 2 प्लस में 1,
तो -1/40। v का जो मान आएगा वो माइनस में 40 सेंटीमीटर पर आएगा। इसका मतलब u और v दोनों एक ही जगह पर होंगे। u और v दोनों क्या होंगे? एक ही जगह पर होंगे। क्लियर? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनेगा, बिंब जहां है वहीं बनेगा। अब यहां पर इसकी आवर्धन क्षमता देख लेते हैं, जो कि माइनस में v/u के बराबर होती है। तो आप यहां पर देखेंगे v का जो मान है वो है -40 और u का जो मान है वो भी है -40। तो यहां से माइनस माइनस तो कट जाएगा, फिर भी एक माइनस रह जाएगा, माइनस का एक इसका आवर्धन क्षमता आएगी। इसका मतलब क्या है? यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। इसका मान 1 के बराबर हो, इसका मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई सेम है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? मान है तो वास्तविक बन गया, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, तो उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर। तो समान आकार का उल्टा वास्तविक, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 जबकि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कांच में क्या होगी? देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम स्नेल के नियम का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है n21 बराबर λ1 में λ2, और यहां से n21 को हम n2/n1 लिख सकते हैं। और देखिए, हमें क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो एक बार पुट कर लेते हैं। कांच का अपवर्तनांक, और देखिए पहले प्रकाश की किरण निर्वात में चल रही है तो n1 का मान 1 हो जाएगा। फिर ये कांच में प्रवेश कर रही है जिसका मान हमें n2 1.5 दे रखा है। निर्वात में जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य क्वेश्चन के अंदर 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, और कांच में इसकी तरंग दैर्घ्य हमें पूछी गई है। तो एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए। n2 का मान हमारे पास में है 1.5, n1 का मान है 1, λ1 का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम, और λ2 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम बट्टे में 1.5, यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल निम्न में से किस माध्यम में अधिक है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर ही n21, कई क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसा यूज में लिया है, n21 बराबर होता है C1 बट्टे में C2। ये स्नेल के नियम में हम देखते हैं। इसको हम n2 बट्टे में n1 बराबर C1 बट्टे में C2 पुट कर सकते हैं, या हम n समानुपाती कर सकते हैं C के। इसका मतलब ये हो गया है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है, तो प्रकाश की चाल बराबर मैं आपको पुट करता हूं कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश की चाल लिख दीजिए, वेग लिख दीजिए, चाल जिसको हम c से पुट करें, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n, मतलब माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका उसकी चाल उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम अपवर्तनांक वाला माध्यम यहाँ पर हमारे को ढूंढना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं तो जल वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो नियरली इक्वल टू 1 होता है,
जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 के समथिंग होता है, कांच का 1.5 के समथिंग होता है और हीरे का 2.42 के समथिंग होता है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें चाल सर्वाधिक होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि सबसे कम चाल पूछते तो वो हीरा यहाँ पर ऑप्शन सही होता। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा निम्न गुण अपरिवर्तित रह जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी। प्रकाश का क्या होगा, इस स्थिति के अंदर प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और विद्यार्थी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि अपवर्तन की घटना के अंदर क्या होता है, जो प्रकाश की चाल है वो बदल जाती है, चाल चेंज हो जाती है, लैम्बडा चेंज हो जाता है, आयाम परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवर्ती है वो अपरिवर्तित रहती है। आवर्ती क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन आ चुकी है, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारे पास में एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। और विद्यार्थियों क्रांतिक कोण की डेफिनेशन हमें यही कहती है कि आपतन कोण का मान है, वह आपतन कोण का मान जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान है 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हमारे पास में एक प्रकाश की किरण है जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। जब ये आपतन मतलब क्रांतिक कोण पर आपतित होती है तो इसका जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाशिक तंतु प्रकाश किस घटना पर आधारित है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर आधारित होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो ये हमने यहाँ पर एक प्रकाशिक तंतु दिखाया है, इसके ऊपर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का आवरण होता है, अंदर कांचनुमा धागेनुमा कांच की बनी हुई धागेनुमा संरचना जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। एक सिरे से प्रकाश भेजा जाता है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। तो प्रकाशिक तंतु है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समतल उत्तल लेंस एक म्यू बराबर 1.6 की वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि ये समतल उत्तल लेंस है। इसको आप समझें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक जो पृष्ठ है इसका वो है समतल, एक जो पृष्ठ है वो कैसा है, समतल, दूसरा जो पृष्ठ है वो उभरा हुआ है, उत्तल। तो कुल मिलाकर ये समतल उत्तल लेंस है। ठीक है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरा जो पृष्ठ है वो समतल है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी अनंत। हमें यहाँ पर इसकी फोकस दूरी पूछी गई है। इसका जो अपवर्तनांक है म्यू बराबर हमें दे रखा है 1.6। देखिए किसी भी लेंस की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्याओं के मध्य एक संबंध होता है जो हमने यहाँ पर पुट कर रखा है, 1/f बराबर n/1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए एक बार मैं फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूँ, 1/f बराबर होता है म्यू, यहाँ पर दे रखा है तो म्यू रख दीजिए, म्यू -1 इंटू 1/r1
R1 माइनस 1/R2। चलिए वैल्यू रख देंगे हम इन सभी राशियों की, तो 1.6 माइनस 1 इंटू में हमारे पास में आ जाएगा 1/60 माइनस 1/अनंत। यहां से आ गया 1.6 में से 1 घटाएंगे तो 0.6, 1/अनंत हो जाएगा 0, तो 1/60 ही रह जाएगा। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और लग जाएगा, तो 1/100। तो F बराबर अपने पास में आ गया है 100, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक उभयोत्तल लेंस के कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 एवं इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 0.2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। अब की बार हमें जो लेंस दे रखा है वो है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, इसमें दोनों ही पृष्ठ हैं वो उभरे हुए हैं, और इससे के अंदर जो राशियां हमें दे रखी है, एक तो म्यू का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.5, 1.5, और दोनों ही पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं है वो सेम दे रखी है। तो पहले वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है वो प्लस में, तो दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो हो जाएगी माइनस में। हमें यहाँ पर लेंस की क्षमता पूछिए, तो पहले हम एक बार फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो लेंस की क्षमता भी हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर। चलिए देखें तो फॉर्मूला हमारे पास में वही है लेंस निर्माताओं का सूत्र, तो 1/f बराबर n21 1.5 माइनस 1 1/r1, r1 की वैल्यू है 0.2, फिर माइनस 1/r2, r2 का मान है 0.2, ये माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो 1.5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 0.5, यहाँ से ये दुगुना हो जाएगा तो 2/0.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 5 गुणा 2/2 रह जाएगा, तो 1/f बराबर आ गया अपने पास में 5। तो देखिए 1/f की जगह हम p लिख सकते हैं, तो p बराबर आ गया है 5 डायप्टर, ये प्लस में आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में जो अगला प्रश्न है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये हमने एक वायु का बुलबुला लिया है जो कि एक विरल माध्यम का काम कर रहा है, और इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जब ये प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगी, मतलब ये जल में ही परावर्तित होकर चली जाएगी, ये इस वायु के बुलबुले के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण से ये जो वायु का बुलबुला है जो पानी के अंदर बना है वो चमकता हुआ नजर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन एक ही होता है। देखिए मैंने एक डायग्राम के जरिए समझाया है कि ये हमारे पास में यहाँ पर एक समतल दर्पण है, ये हमने यहाँ पर समतल दर्पण लिया है, और इस समतल दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसकी ऊंचाई h है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा a डेस b डेस के रूप में, जिसकी ऊंचाई h डेस है। देखिए कैसे बनेगा, ऐसे चलने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराकर वापस इसी दिशा में आ जाती है। दूसरी वाली प्रकाश की किरण हमने इसको इस पॉइंट के ऊपर आपतित करवा दिया जो कि इधर चली जाएगी, तो परावर्तित किरण एक तो इधर जा रही है, दूसरी वाली परावर्तित किरण इधर जा रही है, दोनों आगे चलकर कहीं पर भी नहीं मिलती, इस कारण से इसको हम पीछे बढ़ाएंगे और इस वाली प्रकाश किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये बिंदु ए डेस के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस एक का जो प्रतिबिंब है वो ए डेस पर हमें दिखाई पड़ता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जितना
u होता है उतना ही v होता है, मतलब बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों ही सेम होती है। अब जब दोनों ही सेम हो तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में आवर्धन क्षमता, किसी भी दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर होता है। देखिए स्मॉल m बराबर माइनस में एच डेस अपॉन में एच, या आप माइनस में सॉरी एच डेस अपॉन में एच, या आप पुट कर सकते हैं माइनस में v बट्टे में u, माइनस में, चलिए पुनः देखें, माइनस में v बट्टे में u। तो यहाँ पर हमारे पास में जो v है वो है प्लस में, v तो किस में है, प्लस में, और u है माइनस में। तो u माइनस में होगा तो m का मान अपने पास में आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जो भी मान आएगा इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो बनेगा हमारे पास में आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, जो कि सीधा होगा। और यहाँ पर बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होने के कारण से इसका जो मान है वो 1 के बराबर आएगा। आवर्धन क्षमता 1 होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं विद्यार्थियों। इस चैप्टर में से एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान लिखिए। तो विद्यार्थियों क्रांतिक कोण हम देख चुके हैं कि ये सघन माध्यम में ही होगा, कि सघन माध्यम के अंदर आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इसी के आधार पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। जिसको हमने इस डायग्राम के जरिए भी समझाया है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर हीरे का क्रांतिक कोण पूछा है, हीरे के लिए क्रिटिकल एंगल यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्यार्थी हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो 24.42 डिग्री होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, शर्त लिखिए। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ही होगा। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में ही वापस लौट आती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए देखिए जो आवश्यक शर्तें हैं कि प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरी जो शर्त है कि सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दर्पण के रेखीय आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता या आवर्धन कहते हैं। m से लिखा जाता है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है उसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। दर्पण के लिए एच डेस अपॉन में एच या माइनस में v अपॉन में u के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पतले लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो किसी लेंस की क्षमता को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो 1/मीटर होता है। आप यहां से देख लीजिए 1/मीटर, जिसको हम डायप्टर कहते हैं, जिसको डायप्टर कहा जाता है। डी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोटर वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए चालक किस दर्पण को उपयोग में लेता है और क्यों। तो विद्यार्थियों चालक उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों करता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनेगा।
इसके साथ में सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, इसलिए पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देखा जा सकता है, बड़ा क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसलिए ट्रैफिक को देखने हेतु मोटर वाहनों में जो पार्श्व दर्पण है वो उत्तल दर्पण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित करें। पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो इसे आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में विद्यार्थियों एक ग्रीन कलर में जो हमने दिखाया है, ये कांच की स्लेब है। ये क्या है? कांच की स्लेब। और जब कोई प्रकाश की किरण इस कांच की स्लेब के ऊपर किसी एंगल पर आपतित होती है तो इसका अपवर्तन हो जाता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब ये इसके दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये इस रूप में बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया है आपतित किरण को, और ये दिखाया है निर्गत किरण को। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण है, सॉरी दोबारा देखें, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो सीधी दूरी है, इसी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन। जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, जो सीधी दूरी है, उसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। और देखिए ये हमारे पास में एक प्रकाशिक तंतु का डायग्राम है, जिसमें बाहर जो आवरण है ये कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का होता है, अंदर जो मैटर होता है कांच की धागे नुमा संरचनाएं होती है जिनका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो ये एक प्रकाशिक तंतु होता है जिसके ऊपर जब हम कोई प्रकाश किरण एक सिरे से डालते हैं तो दूसरे सिरे पर वो तेजी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए निकलती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होता है, क्यों? तो देखिए विद्यार्थियों, अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस कारण से कुछ जो दोष हैं वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होते। परावर्ती दूरदर्शी के अंदर गोलीय विपतन दोष नहीं होता, क्योंकि जो लेंस होता है उसकी मोटाई अलग अलग होने की वजह से गोलीय विपतन दोष उत्पन्न होता है, जैसा परावर्ती दूरदर्शी में नहीं होता। इसमें वर्ण विपतन दोष भी नहीं होता, क्योंकि वर्ण विक्षेपण के कारण से लेंस से रंगीन प्रतिबिंब बनता है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में रंगीन प्रतिबिंब बनता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसे व्यवस्थित करना आसान होता है, इसका वजन भी कम होता है। मेनली ये जो दो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोष न होने के कारण से परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उसी को यह मैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने कोण को हम बीटा से और बिंब के द्वारा आंख पर बने कोण को अल्फा से लिखें तो m बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। तो ये हम स्नेल के नियम के आधार पर दे सकते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसको हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि जो माध्यम में प्रकाश की चाल है वो v से, निर्वात में प्रकाश की चाल को हमने c से लिखा है, उसको हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कह देंगे। क्लियर। या आपको देखिए विद्यार्थियों, हमने जो त्रुटि थी उसको दूर कर दिया। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम माध्यम का अपवर्तनांक
कहेंगे। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। N21 बराबर होता है C1 बट्टे में C2, तो यहाँ से N2 बट्टे में N1 बराबर आ जाएगा C1 बट्टे में C2। तो यहाँ पर यदि हम पहला जो माध्यम है उसको निर्वात ले लें, तो उस स्थिति के अंदर n बराबर निर्वात का पूर्णांक 1 हो जाएगा, तो N2 बट्टे में 1, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको हम लिख रहे हैं c से, और मध्य में प्रकाश की चाल को v से, तो n बराबर c बट्टे में v आ जाएगा। तो इसी से ही हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इस चैप्टर में से डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यह तंत्र अभिसारी है या अपसारी, इसके बारे में भी यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दे रखा है, तो इसकी फोकस दूरी होगी प्लस में। दूसरा है अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और इसके संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो 1/20 माइनस 1/30, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 60 LCM आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 2, तो 1/60। F बराबर आ गया अपने पास में 60 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में जो फोकस दूरी आई है ये प्लस में आई है, इसका मतलब ये जो लेंस है वो संयोजन है वो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहेंगे। तो ये जो संयोजन है वो अभिसारी प्रकृति का होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यदि लेंस से द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जो क्वेश्चन में आंकड़े दिए हुए हैं उनको एक बार हम पुट कर लेते हैं। जो बिंब है वो वस्तु से 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो बिंब दूरी है वो आपको नेगेटिव में लेकर चलनी है। इसके अलावा हमें आवर्धन क्षमता दे रखी है 3, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो इसका मान माइनस में लेंगे। हमें यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। पहले हम v निकाल लेते हैं आवर्धन क्षमता वाले फॉर्मूले से, फिर वहां से हम f निकाल लेंगे। m बराबर किसी भी लेंस के लिए होता है प्लस में v बट्टे में u, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा v बराबर m इंटू यू। m का मान इस क्वेश्चन के अंदर माइनस में 3, u का मान हमें क्वेश्चन के अंदर माइनस में 20, तो ये अपने पास में आ जाएगा प्लस में 60 सेंटीमीटर। क्लियर? v का मान अपने पास में आ चुका है 60 सेंटीमीटर। अब हम लेंस सूत्र का प्रयोग करते हुए यहां से f निकाल लेंगे। v की वैल्यू अपन को दे रखी है 60, u का मान है 20, माइनस में 20 है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये 4/60 1/15 आ जाएगा, तो 1/15 के हिसाब से f बराबर अपने पास में आ जाएगा प्लस में 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका से फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है FO है वो दे रखी है 192 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको आवर्धन क्षमता यहाँ से पूछी जाए, पहले हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, जिसको हम ट्यूब लंबाई कहते हैं। वो
FO तथा FE के मापांकों के योग के बराबर होती है। तो 192 प्लस 8 यहाँ से आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, जिसे हम 2 मीटर भी कह सकते हैं। क्लियर? यदि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आवर्धन क्षमता भी पूछी जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? आवर्धन क्षमता को हम m से लिखते हैं, माइनस में FO अपॉन में FE के बराबर होता है। विद्यार्थी यहाँ से FO की जो वैल्यू है वो 192, FE की वैल्यू है वो 8, यहाँ से अपने पास में क्या आ जाता? 24 आ जाता। 24 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, यदि इसको जल में डुबो दें तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसे एक बार समझ लेवें कि हमारे पास में जो लेंस निर्माताओं का सूत्र है उसी का ही हम प्रयोग करते हुए हम जल में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थी वायु के अंदर क्या होगा, पहले वायु में देख लेते हैं। वायु में 1 में एफ ऐसे में लिख देता हूं। एफ ए का मतलब है एयर के अंदर फोकस दूरी, इसको हम लिख रहे हैं n21 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम जानते हैं। यहां से 1/f ए बराबर n21 को हम लिख सकते हैं ng बट्टे में n ए, ng बट्टे में n ए, क्योंकि जो प्रकाश है वो एयर से ग्लास में जा रहा है। जो ग्लास है एन जी, ये लेंस का अपवर्तनांक है, 1/में R1 माइनस 1/में R2। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1। फिर यदि हम इसी लेंस को जल में डुबो दें, इसी लेंस को यदि जल में डुबो दिया जाए तो हमारे पास में जो फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम 1/f(w) बराबर 1/n(g)। अब की बार भी ग्लास में ही जा रही है प्रकाश की किरण, बट अब की बार वाटर से जा रही है, पानी से जा रही है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का भाग लगा दें तो 1/में एफ ए अपॉन 1/में एफ बराबर 1/f(a), ये हमें दे रखा है Ng/(n)(a)-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/(r2) अपॉन Ng/(n)(w)-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/(r2). यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये F(w) ऊपर चला जाएगा, F ए नीचे आ जाएगा, बाकी की राशियां कट चुकी है। जो राशि बची है वो हमारे पास में क्या बची है वो एक बार देख लीजिए कि Ng/में Na-1 अपॉन Ng/Nw-1, ये बच गया अपने पास में। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। F(w)/में F(a)Ng, ग्लास का अपवर्तनांक 3/2, Na का हो गया 1, तो 3/2 माइनस 1/में Ng का हो गया 3/2, Nw वाटर का हो गया 4/3। तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे F(w) बराबर F(a) इंटू में 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 9/8 में से 1 को घटाएंगे तो F(w) बराबर F(a) की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 25 दे रखी है, 1/2। यहाँ से 1/8 आएगा तो 8 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो 200/2 तो
100 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 100 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी उभयोत्तल लेंस की दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी वायु में क्या होगी। लेंस के कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.5। क्लियर। तो देखिए विद्यार्थियों, 1 बट्टा जो एफ है वो बराबर होता है n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसे आप एक बार पुट कर दीजिए। n21 का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 1.5, 1/r1। तो पहले फलक की जो वक्रता त्रिज्या है वो उसको हम लिख रहे हैं r1 से, जो कि प्लस में लेंगे 10 सेंटीमीटर। दूसरे फलक की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम माइनस में लेंगे, माइनस में 15 सेंटीमीटर। एफ हमें यहाँ पर पूछा है, n21 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 1.5 दे रखी है, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। 0.5 इंटू, यह अपने पास में एलसीएम आ जाएगा 30, तो 3 + 2, ये आ गया अपने पास में 0.5 गुणा 5/30, 5/30, तो 25/300, 25/300। तो एफ बराबर अपने पास में आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो पहली जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर हमें यहाँ पर देखिए आर का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा, तो यहां से आप निकाल लेंगे एफ। तो एफ बराबर आ जाएगा माइनस में 15। देखिए फॉर्मूला होता है r/2, r/2, तो माइनस में 15/2, यह आ जाएगा माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। यू का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में ही लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है v, क्या पूछा गया है, v पूछा गया है। दर्पण सूत्र लगा दीजिए, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से f का जो मान है वो हमारे पास में माइनस में 15/2, तो 2 ऊपर चला गया। u का मान हमारे पास में है माइनस में 10। v की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, तो 1/v बराबर माइनस में, ये जो 1/10 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये अपने पास में है। तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास में है 30, तो 3 - 4, तो ये आ गया अपने पास में माइनस का 1/30। ये 1/v के बराबर है, v आ जाएगा हमारे पास में माइनस में 30 सेंटीमीटर। क्लियर। यदि v का मान अपने पास में है तो हम यहाँ से m का मान भी ज्ञात कर लेंगे। m होता है माइनस में v/u, तो v का जो मान है वो है माइनस में 30, u का जो मान है वो हमारे पास माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m का मान माइनस में 3 आ जाएगा। तो जो प्रतिबिंब है उसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, 3 गुणा होगा, 3 गुणा, इसका मतलब बड़ा होगा। क्लियर। वास्तविक, बड़ा, और कहाँ बनेगा वो स्थिति हमने ज्ञात ही कर ली है, वक्रता केंद्र से दूर, सी से दूर बनेगा, सी से दूर प्राप्त होगा।
क्लियर। फिर अब हम यहाँ पर अगली स्थिति में देख लेते हैं। अगली स्थिति जो दूसरी वाली जो स्थिति है वो हमें क्या कहती है, देखिए सेकंड जो स्थिति है इसमें हमें u बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। u बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो एफ हमारे पास में वही है माइनस में 15/2 सेंटीमीटर। देखिए यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू, चलिए वैल्यू पुट करें, तो f का मान है हमारे पास माइनस में 15/2, u का जो मान है वो माइनस में 5 और v का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 1/5 माइनस 2/15, यहाँ से 15 लघुत्तम आ गए, 3 माइनस 2 1/15, ये 1/v का मान आया, तो v बराबर आ गया है प्लस में 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है। तो m का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। m बराबर होता है माइनस में v बट्टे में u। v का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्लस में दे रखा है 15 सेंटीमीटर, u का मान हमें माइनस में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो m का मान इस स्थिति के अंदर प्लस में आएगा, 3 आएगा। तो पहले जितना ही मान आ रहा है, लेकिन अब की बार जो मान आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आने का मतलब हो गया जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनेगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब है वो उल्टा सॉरी सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। 3 गुणा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। क्लियर? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। विद्यार्थियों ये थे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब हम कुछ जो निबंधात्मक प्रश्न है उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं वो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस साल भी उनको आपको तैयार करना है। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेवें, ढंग से तैयार कर लेवें। पहला जो क्वेश्चन है वो लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस निर्माताओं का सूत्र है। इसकी व्युत्पत्ति लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में पूछ ली गई थी, तब भी हमने इसको पहले ही नंबर पर रखा था। विद्यार्थियों इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर अपने दूसरा जो क्वेश्चन है वो सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप इसे भी तैयार करें। दूरदर्शी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसकी कार्य प्रणाली और आवर्धन क्षमता का सूत्र। एक और महत्वपूर्ण पार्ट है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला, ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ में ये वाला जो 5वां क्वेश्चन है ये भी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो हमने ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में जो पूछ लिए गए हैं उनके अलावा भी जो क्वेश्चन बच गए हैं तो इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो है एक तो चौथा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है इसके भी बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। यदि आप ये दोनों तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। और वैसे तो आपको ये पांचों क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 100% अंकों के लिए क्या है कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। विद्यार्थी जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स यूज में ले सकते हैं, जिन्हें आप हमारी एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, BCS अकेडमी नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है किसी भी स्थिति के अंदर, केवल व्हाट्सएप करें।
इन नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां से भी आप हैंड रिटन नोट्स है और इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।